वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के दूसरे पेपर के बारे में, यानी सेकंड पेपर के बारे में, पेपर संख्या 2 के बारे में। पेपर 1 में आप लोगों ने साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का मॉडल पेपर ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, उसको आपने देखा। अब आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सेकंड पेपर के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि अब की बार जो नवीनतम मॉडल पेपर एक प्रकार से आएगा, जिसमें एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो एक प्रकार से आपको कैसे करने हैं या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पिछले वर्ष कौन कौन से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए थे। अच्छा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अगर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ये जो प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो हिंदी साहित्य पेपर संख्या 2 मॉडल पेपर 2024, 25, 26, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीए 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर। या ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसा मान सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ये सब हैं जो आज की वीडियो के माध्यम से मैं देखूंगा। इसमें दो व्याख्याएं भी मैंने रखी हैं जो कि पिछले वर्ष पूछी गई विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे, यानी इस वीडियो को आप अगर अंत तक देख लेंगे तो आपको एक प्रकार से कोई डाउट नहीं बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर पहुँचेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, देखिए प्रश्न संख्या 1। अति लघु उत्तरीय में ऐसे भी प्रश्न आएंगे। प्रश्न है कि निराला किसका उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है निराला। निराला नाम इनका फेमस कैसे हुआ, वही प्रश्न पूछा गया कि जो निराला नाम है ये उपनाम है किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जो कि छायावाद के एक उन्नायक हैं, छायावाद के एक स्तंभ हैं, या ऐसे कहें कि छायावाद के महेश या छायावाद का रुद्र इनको कहा जाता है। ये एक प्रकार से जीवन भर एक प्रकार से दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक जो नहीं कही, ऐसे विचार कह रहे हैं। इनकी पुत्री और इनकी एक प्रकार से पत्नी सभी का देहांत हो जाता है। गरीबी का सामना इनको बहुत करना पड़ा और बहुत ही बड़े विद्वान की श्रेणी में निराला जी का नाम आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य में ऐसा व्यक्तित्व और किसी कवि का नहीं रहा होगा उनके समय काल के दौरान। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं निराला जी, इन्हीं का उपनाम है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। निराला जो नाम है, इनको इस निराला नाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र में मिली? क्योंकि एक पत्र प्रकाशित हुआ था इनका, मतवाला एक प्रकार से जो पत्रिका है या पत्र है, इसी में इनका जो निराला नाम था ये बड़ा फेमस हुआ, ठीक है, और तब से इनके नाम के पीछे निराला लग गया। और अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगर ना कहना चाहें तो हम शॉर्ट फॉर्म में निराला भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, यानी निराला इनका उपनाम है। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कुछ उथल पुथल मच जाए। ये एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में कविता है, ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित एक कविता है जिसके बारे में आप लोगों ने एक प्रकार से पढ़ा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो कि आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको देखा है। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य में आपके पाठ्यक्रम में कविता संकलित है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कुछ क्या हो जाए, उथल पुथल मच जाए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है। इसके अलावा कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, ये भी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये सब कविताएं हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं बड़े विद्वान आदमी रहे हैं और इन्होंने एक प्रकार से हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा से रिलेटेड चीज़ों को लिखा। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कविताएँ हैं इनकी व्याख्या मैं करूँगा जल्दी, ठीक है। इसमें एक प्रकार से 2 कविताएं इनकी जो है, इसमें है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, मेरे हाथ में पुस्तक है, इसमें लिखी है कविता कि जो है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यनाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाएं, भस्म साध भूदर हो जाएं, पाप पुण्य सत सद्भावों की धूल उड़े
उठे दाएं बाएं नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कुछ उथल पुथल मच जाए। ऐसे ही कविता है एक प्रकार से, और भी कविता है। तो कुल मिलाकर के कविताओं को हम समझेंगे, हालांकि बड़ी कविता है, लेकिन ये कविता किसकी है। तो ऐसे ही आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कविताएं संकलित हैं, ऐसे कविताओं को एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछेगा कि ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये किसकी कविता है। या आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो आप थोड़ा सा सिलेबस वाली वीडियो एक बार पुनः देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किनकी कौन सी कविता संकलित। से आपसे पूछ ले कि निराला की कौन सी कविता संकलित है, तो कौन सी कविता है, भारती वंदना, भारत जय विजय करे और जागो फिर एक बार। ये दो कविता जो है पाठ्यक्रम में संकलित हैं इनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जयशंकर प्रसाद की दो कविताएं, प्रयाण गीत से हिमाद्री तुंग सिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है, ये कविता। और दूसरी कविता अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये दो कविताएं इनकी संकलित हैं, किसकी भाई, जो है जयशंकर प्रसाद की। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने नाम लिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात की जाए तो कदम मिलाकर चलना होगा और उनकी याद करें, ये दो कविताएं इनकी पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ऐसे ही ये पाठ्यक्रम आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम से अति लघु उत्तरीय में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस या लगभग 2 प्रश्न तो एकदम से तय हैं, आने हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। बाकी आगे और देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता के वरिष्ठ नेता और 3 बार एक प्रकार से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए व्यक्ति हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन संघर्ष एवं उपलब्धियां, एक प्रकार से इनके जीवन में संघर्ष भी खूब रही और संघर्ष के साथ इन्होंने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल करी, वही आपको समझनी है। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन और संघर्ष को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है। देखिए, वर्ष 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ठीक है। वे 8 बार लोकसभा के और राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे, यानी 8 बार लोकसभा में एक प्रकार से यानी सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 ईस्वी से लेकर के 1979 ईस्वी तक विदेश मंत्री के पद पर कार्य किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला और प्रधानमंत्री के पद का भी एक प्रकार से मान रखा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो मैंने आपको बताई। आगे इनके बारे में और चर्चा करेंगे, या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो इनमें आप ऐसे लिख देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में और भी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जैसे मैं चर्चा कर दूंगा इनके बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही विद्वान आदमी रहे हैं, उनकी कविताएं भी बड़ी फेमस रही हैं, ठीक है। तो दिनकर जी भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और भी तमाम प्रकार के विद्वान संकलित हैं, उन सभी के बारे में, गोपाल प्रसाद व्यास जी, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, जो है अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन पर टिप्पणी करें। देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की अगर बात की जाए तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका उपनाम है नवीन। बालकृष्ण शर्मा इनका पूरा नाम है, उपनाम है नवीन। इन पर टिप्पणी करें। देखिए, द्विवेदी युग के एक प्रकार से समादृत कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर को 1897 ईस्वी को। ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 1917 ईस्वी में स्कूली शिक्षा पूरी करके गणेश शंकर विद्यार्थी के ने कानपुर आश्रम में रह करके कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे ये। तभी 1920 ईस्वी में जो है मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर आश्रम में ये पढ़ाई कर रहे थे, एक प्रकार से कॉलेज में जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा चलाया जा रहा था आश्रम, वहीं पर पढ़ाई कर रहे थे। तभी 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई ये छोड़ देते हैं और पढ़ाई छोड़ करके बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो देश की व्यवहारिक राजनीति में शामिल हो जाते हैं और फिर जीवन प्रयत्न यानी कि एक प्रकार से जीवन भर राजनीति से जुड़े रहते हैं और राजनीति से उनका नाता हमेशा के लिए बना रहा। स्वतंत्रता जब मिल जाती भारत को 1947 ईस्वी में, उसके बाद भारतीय संविधान निर्मात्री जो परिषद रही है या भारतीय निर्मात्री जो एक प्रकार से परिषद रही, उसके सदस्य के रूप में, संसद सदस्य के रूप में यानी सांसद भी रहे, राज्यसभा आयोग के सदस्य भी रहे और इसके रूप में कई सारा महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने भारत को दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे 1921 से 1923 के दौरान वह प्रभा नाम की एक पत्रिका थी, उसके संपादन का भी काम किया। तो प्रभा पत्रिका के संपादक कौन रहे 1921 से 1923 2 साल तक? कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 में
प्रताप के प्रधान संपादक, प्रताप पत्रिका थी, इसके प्रधान संपादक के रूप में पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम लिया जाता है। इन्होंने उत्तरदायित्व संभाला। इन पत्र पत्रिकाओं में अभिव्यक्त उनकी संपादकीय टिप्पणियों को उनकी निर्भीकता और मुखरता के लिए सराहा गया है। यानी कि एक प्रकार से बिना डरे, बिना एक प्रकार से किसी चीज़ को लाग लपेट के, वो एक प्रकार से यथार्थवादी शैली का प्रयोग करके जो जैसा था वैसा लिखने का काम किया, किसी से डरने दबने का काम नहीं किया। ठीक है। और वह एक ओजस्वी वक्ता भी थे, यानी कि एक प्रकार से जब मंच पर बोला करते थे तो सभाएं जुट जाती थीं, लोग उनको सुनने के लिए एक प्रकार से आतुर रहते थे हमेशा। ये थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की आपके पाठ्यक्रम में कविता जो संकलित है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, और एक कविता है कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। बड़ी ज़बरदस्त कविता है, चर्चा करेंगे इन सभी कविताओं पर। वैसे कुछ कविताओं के लगभग 8 से 9 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है। आगे देखेंगे थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में एक प्रकार से कई सारे विद्वानों के नाम आते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सबसे पहला नाम तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात की है तो इनकी कविता है वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी। ये 2 कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। दोनों कविताओं की व्याख्या हम देखेंगे। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना आपके पाठ्यक्रम में पुष्प की अभिलाषा संकलित है। पुष्प की अभिलाषा आप कविता पढ़ते होंगे कि पुष्प क्या चाहता है। पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं जो है देवों के सिर पर चढ़ भाग पर ठिलाऊं। ऐसे कविता है। अब पुष्प क्या चाहता है, इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी बाद में एक दोहे के माध्यम से कहते हैं। पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इस तरीके से पुष्प कहता है। तो मात्र ही 4 लाइनें ऊपर और 2 लाइन ये दोहे की 6 लाइनों की कविता है पुष्प की अभिलाषा। आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक राष्ट्रीय विचारधारा के कवि रहे हैं, बहुत ही विद्वान आदमी रहे हैं, और राष्ट्रीयता इनकी रचनाओं में आपको मुखरता के साथ दिखाई पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना आपके पाठ्यक्रम में जवानी एक जो है कविता है संकलित है। जवानी के कुछ अंश मैंने व्याख्या के लिए रखे हैं, उसका चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जवानी एक कविता है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा केदारनाथ मिश्रा जी, ये भी एक प्रकार से एक राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित कवि रहे हैं। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं संकलित हैं ये, लेकिन फिर भी एक प्रकार से ये इनकी कविताएँ या इनकी रचनाएँ जो रही हैं वो राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रेरित रही हैं। इसके अलावा अगले विद्वान हैं मोहनलाल महतो वियोगी। मोहनलाल महतो वियोगी भी राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े रहे, राष्ट्रीय काव्यधारा से। इसके अलावा सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी तो आपके पाठ्यक्रम में शायद संकलित हों। ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी की अगर बात करें, हाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनकी कविता है आपके पाठ्यक्रम में कविता है मातृभूमि। एक कविता इनकी पाठ्यक्रम में आपके संकलित है। दूसरी कविता है तुम्हें नमन। ठीक है। तुम्हें नमन कविता कुछ ऐसे है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में उसी तरफ एक प्रकार से सारी चीज़ें चल दी। तो कहीं ना कहीं पे इनकी कविता सोहनलाल द्विवेदी की बड़ी ज़बरदस्त है। ये एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी रहे हैं और देश प्रेम को लेकर के कई सारी चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा श्याम नारायण पांडे जी भी एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी माने जाते हैं। श्याम नारायण पांडे जी की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है चेतक की वीरता और राणा प्रताप की तलवार। तो यानी कि राणा को लेकर के इन्होंने बड़ा काम किया। राणा के घोड़े को लेकर के कविता लिखी चेतक, मतलब चेतक जो उनके घोड़े का नाम था कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ठीक है। भाला गिर गए निसंग बैरी समाज रहेगा दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। कविता बड़ी फेमस कविता और बड़ी प्यारी कविता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे इसको। ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा सिया राम शरण गुप्त जी भी आपके पाठ्यक्रम में एक प्रकार से संकलित होंगे, जहाँ तक है मेरे हिसाब से कि गुप्ता जी नहीं संकलित हैं। संकलित होना चाहिए भाई, बड़े अच्छे विद्वान हैं ये। सिया राम शरण गुप्ता जी आपके पाठ्यक्रम में हैं। देखें सभी लोग अपना सिलेबस नहीं शामिल है। ठीक है। चलें कोई बात नहीं। कितने लोगों को पढ़ लेंगे भाई आप। चलें तो ये भी राष्ट्रीय काव्यधारा से रिलेटेड है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन भी आपके पाठ्यक्रम में हैं और रामधारी सिंह दिनकर तो है ये हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना आप पढ़ें कभी, रस्म रथी खाली हूँ, टाइम पाएँ तो रस्म रथी जरूर पढ़िएगा। ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर बात करें रामधारी सिंह दिनकर की तो इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है शहीद अस्तवन। कलम आज उनकी जय बोल, जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाएं जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल,
कलम आज उनकी जय बोल, ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बहुत ही विद्वान आदमी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हिमालय नाम की एक कविता इन्होंने लिखी वो भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते तो इस तरीके से ये कुछ कवि हैं जो कि एक प्रकार से राष्ट्रीय काव्य धारा के जो है प्रमुख कवियों में नाम आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ मिश्रा जी, मोहनलाल महतो योगी जी, सोहनलाल द्विवेदी जी, श्याम नारायण पांडे जी, सिया रामशरण गुप्ता जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक मिनट, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाए या किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 9161936062 पर एसएमएस करना है। आप बताएंगे कि हमारा जो है मिस यूनिवर्सिटी से हमको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और लाइव क्लासेस भी एक प्रकार से आपको मिलेंगी, कुछ क्लासेस जो प्राइवेट होंगी वो भी आपको मिलेंगी, तो एक प्रकार से ये मिलती रहेंगी आपको। इसके लिए आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये जो है फ़ी देने पड़ेंगे और इसी 100 रुपये में ही आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे 2 सब्जेक्ट आपके जो मेजर के बच्चे हैं, माइनर तो पेपर आपका होगा नहीं अब, तो 2 मेजर सब्जेक्ट आपके और 1 सब्जेक्ट आपका, अच्छा 2 सब्जेक्ट में 2-2 पेपर होंगे, तो दोनों पेपर यानी 4 पेपर आपके यहाँ पर, और प्लस में आपका 1 को करिकुलर यानी 5 अब भी हो गई। तो इन सभी की तैयारी आपकी मात्र इसी 100 रुपये में होने की पूरी संभावना है। अब तैयारी का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर वाइज मैं सारा सिलेबस कवर कर दूंगा इसी 100 रुपये में। ये 5th सेमेस्टर वालों के लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जो भी एक प्रकार से प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं उनके बारे में 5, 6, 7 मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर और पिछले वर्ष की जो वीडियोस हैं ऑलरेडी वो यूट्यूब पर है, उनको आप देखते रहिए और बाकी जो न्यू वीडियोस होंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी और इन सभी के पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा फायदा होगा आपका, तो फटाफट से एसएमएस करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपये खर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। ठीक है, चले आप आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, आपकी बार लिखित क्वेश्चन हो रहा है, आप सभी लोग परेशान हैं, परेशान नहीं होना, यही सब क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थोड़ा सा क्या है कि लाइट हमारे इधर की बड़ी दिक्कत है, मैंने कंप्लेन भी 2-3 बार की लेकिन अभी लाइट सुधर नहीं रही है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा चेहरा काला पड़ जा रहा है। ठीक है, और एसी भी नहीं चल रही है, सारी व्यवस्थाएँ एक प्रकार से कर रखी हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ना एसी चलती है ना लाइट सही जलती है, जबकि लाइट वगैरह सब व्यवस्थित है, ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत है। चले, प्रश्न है आपका, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह किसका गीत है। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह गीत किसका है। तो 1954 ईस्वी में एक जो है आई डायरेक्टर थे सत्यन बोस जी, उनकी फिल्म आई थी जागृति मूवी जो आई थी, बड़ी फेमस मूवी थी। जागृति मूवी के कई गाने हैं एक प्रकार से, उन्हीं गानों में से ये गाना भी है कि आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जागृति मूवी एक प्रकार से जो आई थी, ये कब आई थी भाई, जागृति मूवी कब आई थी, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जागृति मूवी जो आई थी 1954 में जागृति मूवी आई थी और यहाँ पर था एक प्रकार से आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और एक कविता और थी इसमें कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये एक प्रकार से 2 गीत इसमें हैं और जो एक प्रकार से कवि प्रदीप नाम के गीतकार हैं, बड़े फेमस गीतकार हैं कवि प्रदीप, आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। हिंदी की फिल्मों में कई सारे गीत प्रदीप जी के रहे हैं, तो उन्हीं प्रदीप के गीत में ये गाना है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। 1954 में फिल्म आई थी, डायरेक्टर थे इसके सत्यन बोस जी, फिल्म जागृति। यह एक बेहतरीन गीत है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। यह गीत बच्चों को स्वतंत्रता का मूल्य समझाता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता की वैल्यू क्या होती है, इस गीत को बताता है, यह गीत बताता है बच्चों को। ठीक है, इस गीत को लिखा और गाया है कवि प्रदीप ने तथा संगीत से सजाया है इसको हेमंत कुमार जी ने। हेमंत कुमार ने संगीत दिया है इसको, कवि प्रदीप ने इसको अपना एक प्रकार से जो है स्वर दिया है। कवि प्रदीप ने इसको गाया भी है और इसको लिखा भी है। आज़ादी के 7 साल बाद बच्चों को केंद्र में रख करके बनाई गई यह फिल्म बच्चों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव भविष्य की दिशा दिखाने की कोशिश करती है। एक तरफ यह गीत देश के नौनिहालों को भारत के भौगोलिक आभा से परिचित करवाती है, तो दूसरी ओर
राजस्थान से लेकर के बंगाल तक स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की इतिहास गाथा को प्रस्तुत करती है। यानी बंगाल से लेकर के एक प्रकार से बिहार तक और राजस्थान के इलाकों तक, या उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, सभी इलाकों के एक प्रकार जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन सभी के बारे में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बताने का काम यह गीत करता है। यह गीत भारत की मिट्टी को तिलक बना करके मस्तक पर सजाने को आह्वान करते हुए देश के नौनिहालों को इसके स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराता है। ये कवि प्रदीप का गीत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि क्या है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त कविता है ये कि इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, और उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाठ है, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। इस तरीके से गीत है, थोड़ा लंबा गीत है। बहरहाल ये गीत बड़ा फेमस है और बच्चों को एक प्रकार से एक पॉजिटिव मानसिकता से प्रेरित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला किसका प्रसिद्ध गीत है? देश रंगीला देशभक्ति गीत है, समकालीन दौर का एक चर्चित गीत रहा है। यह गीत फिल्म फना में आया था। फना मूवी आमिर खान की है, आमिर खान ने इसमें एक्टिंग करी है। 2006 में एक प्रकार से ये रिलीज़ हुई थी मूवी। इसमें शामिल है ये गाना कि देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला, और ये आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। इस देशभक्ति गीत को एक प्रकार से गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने, और इस गाने को संगीत दिया है या संगीत के निर्देशक रहे हैं जतिन ललित जी। ठीक है, तो संगीतकार कौन है इसके? जतिन ललित जी। गायक है महालक्ष्मी अय्यर जी। ठीक है, फिल्म में है कौन से फिल्म में? फना मूवी में। कब रिलीज हुई थी फना? 2006 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देश रंगीला देशभक्ति का एक प्रकार से एक समकालीन गीत है जो देशभक्ति के जो है भावना को लोगों के अंदर पिरोता है। प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है यह गीत, और इसमें भारतवर्ष की लोक संस्कृति और उसकी भव्यता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। लोक संस्कृति को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। यहाँ की जीवन शैली यानी भारत की, बोली भाषा भारत की, वस्त्र पहनावा ओढ़ावा, भारत में जो 30 त्यौहार होते हैं, इन सभी को गीत में सजा करके प्रस्तुत किया गया है। प्रसून जोशी जी ने लिखा है, संगीत दिया है जतिन ललित जी ने, और इसको गाया है महालक्ष्मी अय्यर जी ने। 2006 में रिलीज हुई मूवी फना में ये गीत शामिल है। इस तरीके से देश रंगीला गीत किसका है, इसका व्याख्या या इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे और ऐसे आप इन उत्तर को लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह किसकी रचना है? बहुत ही फेमस रचना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ठीक है, ये बड़ी फेमस रचना है, और आज देखते हैं कि ये रचना हर 15 अगस्त 26 जनवरी को ये गीत एक प्रकार से हर स्कूल कॉलेज में बजता है। कौन सा गीत कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ठीक है, ये गैर फिल्मी गीत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कवि प्रदीप जी ने ही लिखा इस गीत को भी, तो कवि प्रदीप का ये गीत है और बड़ा फेमस गीत रहा। कवि प्रदीप बहुत ही फेमस एक प्रकार से जो है गीतकार रहे हैं हिंदी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं की रचना है। यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत जो है कवि किसने गाया है भैया? इस देशभक्ति गीत को गाया कवि प्रदीप ने, लिखा है इसको कवि प्रदीप ने, इसे संगीत दिया है श्री रामचंद्रा ने, सजाया है इसको संगीत से, और लता मंगेशकर जी ने अपने सुर दिए हैं इसको। लता मंगेशकर जी आप देखते हैं सुर कोकिला कही जाती हैं, उन्होंने अपने एक प्रकार से मुखार बिंदों से इस गाने को गाया है। कैसे कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी। ऐसे आगे करके बोल है। तो ये एक प्रकार से गाना बड़ा फेमस गाना रहा अपने ज़माने का, और हर 15 अगस्त 26 जनवरी को यह गीत गाया जाता है। यह गीत 27 जनवरी 1963 को पहली बार नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। इस दौरान वहाँ पर तत्कालीन राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यानी उसी समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी एक प्रकार से मौजूद थे। यह गीत आज़ादी का जश्न मनाने वाले भारतीयों को वीर बलिदानों की याद दिलवाता है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। देखें, प्रश्न है गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। प्रदीप बड़े ज़बरदस्त गीतकार हैं, तो कवि प्रदीप का जो है जन्म कब हुआ था भाई, गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कवि प्रदीप का जन्म हुआ था 6 फरवरी को 1915 ईस्वी में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, तो कवि प्रदीप का वास्तविक नाम या पूरा नाम क्या है, रामचंद्र नारायण द्विवेदी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कवि प्रदीप का पूरा नाम क्या था, तो कवि प्रदीप का पूरा नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक, जन्म कब हुआ था, 1915 में, 6 फरवरी इनका बर्थडे डेट है। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में इनका जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या है। गुलशन बावरा भी एक गीतकार हैं। गुलशन जी का मूल नाम है गुलशन कुमार मेहता, और ये एक प्रकार से थोड़ा सा साहित्यिक या फिल्मी नाम टाइप का इन्होंने रख लिया गुलशन बावरा। उन्हें बावरा, बावरा माने होता है पगला, उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। ठीक है, तो शांति भाई पटेल ने इनको एक प्रकार से बावरा नाम दिया था, उपनाम। कालांतर में यह नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरा फिल्मी जगत इन्हें उसी नाम से पुकारने लगा, और इस तरीके से इनका नाम गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा हो गया। अपनी साहित्यिक सोच और समझ के कारण ही गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े और फिल्म संगीत को बहुत कुछ दिया। उनकी कल्पनाशीलता ने उन्हें फिल्म जगत के आसमान पर स्थापित कर दिया, यानी कि बहुत ही फेमस हुए हैं फिल्म जगत में गुलशन बावरा जी। अगले गीतकार हैं कैफ़ी आज़मी जी। कैफ़ी आज़मी की अगर बात करें तो कैफ़ी आज़मी बड़े फेमस गीतकार रहे हैं, गज़ल गायक भी रहे हैं। कैफ़ी आज़मी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताएं। बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया था। देखिए, आवारा सिजदे एक रचना है इनकी, आवारा सिजदे। इस आवारा सिजदे पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला ही, साहित्य अकादमी के अलावा इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला, यानी सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड है, एक पुरस्कार है, ये भी मिला आवारा सिजदे पर ही, और आवारा सिजदे पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, यानी कि इनको दोनों सम्मान आवारा सिजदे पर मिला, जो कि इनका एक प्रकार से बड़ा फेमस ग्रंथ है, मतलब कि रचना है कैफ़ी आज़मी जी की। कैफ़ी आज़मी जी के पाठ्यक्रम में आपके जो एक प्रकार से संकलित हैं, कैफ़ी आज़मी जी की जो रचना है आपके पाठ्यक्रम में कौन संकलित है भाई। कैफ़ी आज़मी की एक गीत है, दो गीत है बेसिकली, एक गीत है कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ये गाना संकलित है, आपने पता होगा। हकीकत मूवी आई कि ये गाना है 1964 के दौरान की मूवी थी वो, हकीकत एक दूसरी मूवी आई थी वो। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से, श्याम नारायण पांडे का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था भाई। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, आजमगढ़ जिले के डुमराव नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, डुमराव नाम का गांव है कहाँ पर, आजमगढ़ जिले में। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पंडित श्यामनारायण पांडे जी का। श्यामनारायण पांडे जी की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पंडित श्यामनारायण पांडे जी की रचना खास करके चेतक की वीरता और राणा प्रताप की तलवार, ये दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म और रचना जो है एक प्रकार से रचना कर्म पर प्रकाश डालें। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की अगर बात की जाए तो ये गीतकार हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उठो धरा के अमर सपूतों। ठीक है, और दूसरी कविता है वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, दो कविताएं इनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। यार चेहरा बड़ा काला आ रहा है मेरा, चले फिर भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो चेहरा से कोई दिक्कत नहीं, आप इसको थोड़ा बोर्ड पर फोकस करेंगे। क्लियर। ये ध्यान रखेंगे। चलें, उत्तर है आपका, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म जो हुआ था 1 दिसंबर को हुआ था 1916 ईस्वी में। आगरा के रोहता में इनका जन्म हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही पूरी हुई थी। इन्होंने बाल साहित्य पर लगभग 26 पुस्तकें लिखी और बहुत ही फेमस विद्वान हुए हैं बाल साहित्य को लेकर के, जिनके कारण ये बच्चों के गांधी भी कहे जाते हैं, क्योंकि बच्चों पर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया। इनकी अधिकांश रचनाएं आप देखेंगे देश प्रेम, वीरता, प्रकृति, इन्हीं सब पर लिखी हैं और जो बच्चों से रिलेटेड हैं। प्रयागराज में इन्होंने गुंजन नामक संध्या भी बनाई, जिसकी गोष्ठियां समय समय पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के कक्ष में होती रहती थी। ये काव्य मंचों पर काव्य पाठ भी किया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था। बाल गीत के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। स्वाधीनता के उपरांत अगर बात की, यानी जब स्वतंत्रता मिल गई भारत को, उसके बाद में इनका पहला बाल गीत जो आया था उसका नाम था कातो और गाओ।
कातोरगांव सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनका पहला गीत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इसके बाद इनके द्वारा लगभग 26 बाल साहित्य की किताबें लिखी गई, जो कि एक प्रकार से अमूल्य निधि हैं बाल साहित्य के दृष्टिकोण से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, उठो धरा के अमर सपूतों, ये एक प्रकार से कविता इन्हीं की है। इसके बारे में बताएं, इसका सारांश लिखिए। उठो धरा के अमर सपूतों कविता का सारांश लिखिए। प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखिए, यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कवि के अंदर जो एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना उमड़ रही थी, उसी भावना एक प्रकार से इस रचना में उठो धरा के अमर सपूतों में एक प्रकार से प्रकटीकरण हो गया है, उन्हीं भावनाओं का, इमोशंस का, जहाँ कवि देश के नवयुवकों को आवाहन करता है, उनको बुलाता है, आवाहन करता है, ठीक है, देश का नवनिर्माण युवकों के जोश, उत्साह तथा नवचेतना से संपन्न हो जाएगा। यानी कि देश का नया निर्माण करने के लिए वो युवाओं को आवाहन करता है। कभी भारत के नवयुवक से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहता है कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नव उत्साह, नव प्राण भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, नई चेतना, नव उत्साह, नव प्राण भर दो। ठीक है, इस तरीके से कविता है। नया सवेरा, नई बात है, नई किरण है। इससे तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से है, यानी कि सब कुछ नया है। आज़ाद भारत है, हमारे लिए नई नई चुनौतियाँ आई हैं और आज़ाद भारत ने हमारे लिए नई चुनौतियाँ लाई हैं। उन चुनौतियों का हमको डट करके सामना करना है और ऐसे में हमको एक प्रकार से बहुत ही अडिग तरीके से हमको खड़ा होना पड़ेगा और डट करके हमको समस्त चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना होगा, जिनसे हम तभी पार पा सकते हैं जब हम अपना तन मन धन सब इस पर अर्पित कर दें। कैसे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भावना से जब आप देश प्रेम की भावना अपने अंदर जागृत कर लेंगे, तब एक प्रकार से नव निर्माण एक प्रकार से हो पाएगा। और नव निर्माण के लिए हम तन मन धन सब कुछ एक प्रकार से संकल्प कर दें। इस तरीके से मानसिक, शारीरिक, कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के या सांसर्गिक तमाम प्रकार के जो संकल्प हैं वो हम लें कि हम एक प्रकार से भारत का नव निर्माण करेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को एक प्रकार से अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस तरीके से एक प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा। तो ये प्रश्न आपके थे। आगे देखते हैं, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखें, ये एक प्रकार से जो कविता है, थोड़ा सा मैं कविता इसकी खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये कविता बड़ी फेमस कविता रही है अपने ज़माने की। ठीक है, बेसिकली अपने ज़माने की क्या बताएं तो ये कविता खास करके जो है भूषण जी की है। भूषण की कविता है और भूषण आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। महाकवि भूषण जो हैं ये केवल एक कवि नहीं हैं, ये युद्ध भी करना जानते थे। यानी जो है कवियों के साथ चले जाते थे युद्ध करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, चले हम भी देखें, तभी तो लिख पाएंगे ना। तो भूषण भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे। ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनके दोहों में एक प्रकार से ये चीज़ें संकलित हैं। उनके दोहों के पहला दोहा एक मतलब ये दोहा है कि बाने फहराने, दोहा क्या है भैया, बाने फहराने घहराने घंटा गजन की, नाही ठहराने राव राने देश देश के। ठीक है, राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, और बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अल छूटे लट केस के। ठीक है, और दल के दरारे हुते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिगराने फन शेष के। ठीक है, इसका मतलब ये एक प्रकार समझें, ये एक प्रकार से प्रस्तुत पद्यांश जो है पद्य का अंश है, इसीलिए पद्यांश लिखा गया। भूषण ग्रंथावली नाम की एक पुस्तक है, उसी में ये संकलित है, वहीं से लिया गया है। इसके रचयिता कवि भूषण जी स्वयं हैं। ठीक है, प्रसंग ये है उस दौरान का कि जब वीर शिवाजी जो हैं एक प्रकार से वो चलते हैं। इस पंक्ति में कवि ने शौर्य और पराक्रम का वर्णन बड़े अच्छे तरीके से किया है। कवि कहता है कि बाने फहराने, क्या कहता है, कहता है कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, यानी कि एक प्रकार से बाने फहराने घंटा गजन के, यानी जिस प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से शिवाजी जो हैं, शिवाजी की सेना जब चलती है तो झंडों के फहराने से क्या होता है, झंडों के फहराने से भाला जो है एक प्रकार से भाला लगा जो झंडा होता है वो फहरा रहा है, उसके ऊपर भाला है, हाथियों के गले में जो घंटा बंधा हुआ है वो बज रहा है। इससे एक प्रकार से डर जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर दूँ या ऐसे ही बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें,
जैसे बाने फहराने घराने घंटा गजन के, इसका मतलब क्या हुआ कि सेना के जो झंडे हैं वो फहरा रहे हैं, घंटा जो गजन, गजन माने हाथी, हाथी के जो घंटे हैं गले में बंधे वो एकदम से खनक रहे हैं। और फहराने कौन, बाने फहराने घराने, यानी एक प्रकार से जो भाला लगे हुए झंडे हैं वो फहरा रहे हैं, थर 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 बोल रहे हैं, और घंटा हाथियों के बज रहे हैं जब शिवाजी चलते हैं। ना ही ठहराने राव राने देश देश के, यानी बड़े से बड़े, राव माने राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा, देश देश के बड़े बड़े देशों के राजा महाराजा इस प्रकार के, एक प्रकार से जब घंटा और ये सब ध्वनि सुनते हैं दूर खड़े हो जाते हैं। वे शिवाजी की सेना के सम्मुख ठहर नहीं पाते हैं, बड़े बड़े राव राणा युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं। शिवाजी आगे जब कभी कहता है कि नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, जब एक प्रकार से नगाड़ा बजता है, किसका नगाड़ा बजता है, शिवराज जी का, यानी कि जो है एक प्रकार से शिवाजी का जब एक प्रकार से नगाड़ा बजता है तो शिवाजी के राजा के नगाड़ों की आवाज़ सुन करके पर्वत जो है भरभरा करके गिर पड़ते हैं, शत्रु पक्ष के लोग नगर और गांव से भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब वो गड़गड़ाहट के साथ नगाड़े बजते हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अल छूटे लट केस को, यानी एक प्रकार से जब ऐसा होता है तो हाथियों के हौदे ठीले पड़ जा गए हैं, हाथियों के मस्तक पर मद के कारण से मंडराने वाले जो भौरे हैं अपने घर को भाग गए हैं। शत्रु जो है एक प्रकार से वो एक प्रकार से क्या हो गए हैं, शत्रु स्त्रियों के डर के मारे बंधे हुए बालों से लट छूट गई है। इस तरीके से शत्रुओं के कुल मिलाकर के तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही। दल के दरारे हुते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिगराने फन शेष के, यानी कुल मिलाकर के जो है शिवाजी के सेना पृथ्वी पर इतना दबाव पड़ने लगी है कि पृथ्वी को एक प्रकार से जो कमठ करारे फूटे, यानी कि जो कच्छप है, कच्छप कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी को अपने ऊपर रखे हुए है, उस कच्छप की पीठ जो है टूटी जा रही है और उसका एकदम से पीठ की जो खोपबला वो होता नहीं वो टूटा जा रहा है। केरा के से पात बिगराने फन शेष की, यानी जो पृथ्वी फन पर रखी हुई शेषनाग के वो फन भी डगमगा रहा है। इस तरीके से एक प्रकार से मानो हो रही आंधी चल गई। ठीक है, मतलब पूरा संसार काँप गया। या तो ऐसी वर्णन एक प्रकार से राधे श्याम रामायण में मिलता है कि जब एक प्रकार से कालबली को हनुमान जी ने जकड़ा, लंका में जब गए, लंका को आग लगाई, कालबली आया, तो काल आया तो बोला कि एक प्रकार से हनुमान जी कहे कि तू सिर्फ काल कहलाता है, मैं महाकाल कहलाता हूँ, और जिस शक्ति के अधीन है तू उसका प्रियलाल कहता हूँ। काल ने कहा अच्छा रुको देखता हूँ। काल को पकड़ करके हम गलुक्का में मुँह में भर लिया हनुमान जी ने। अब काल जो छटपटा रहे हैं अंदर, जब काल बलि को जकड़ लिया, हिल गया स्वर्ग और इंद्रासन, थर थर कापन कैलाश लगा और डमाडोल भर रुद्रासन। इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूरा का पूरा सिंहासन कपने लगा और पूरा तहलका मच गया। काल बलि को तब छोड़ा जाकर के बाद में। इसी तरीके से कुछ शिवाजी हैं, भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की सेना में भाले लगे हुए ध्वज फहराने लगे, हाथियों के गले में बंधे घंटों में आवाज़ होने लगी। शिवाजी इस पराक्रमी सेना के सम्मुख विभिन्न देशों के राजा महाराजा पल भर भी सेना का सामना कर पाने में समर्थ ना हो पाए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। हाथियों के ऊपर रखे हुए जो घड़े हैं, इस तरीके से मानो जब शत्रुओं की सेना सुनती है कि भाई शिवाजी की सेना ने, तो सब भाग खड़े होते हैं। शत्रु देशों की स्त्रियां जो हैं, शत्रु देश की जो स्त्रियां हैं वो एक प्रकार से ऐसे दृश्यों को देख करके जब अपने अपने घरों की ओर भाग रही हैं थी, तभी उनके सुंदर और घुंघराले केस हवा में इस तरह से उड़ रहे थे जैसे कि काले रंग के भंवरों के झुंड उड़ रहे हों। शिवाजी के सेना के माध्यम से पृथ्वी पर जो धमक पैदा हो रही है उसके कारण से कछुए की मजबूत पीठ टूट रही है और शेषनाग के फनों की तो ऐसी दुर्दशा हो गई है जैसे केले के पेड़ के पत्ते टूक टूक हो रहे हैं। इस तरीके से एक प्रकार शिवाजी की सेना चलती है तो इस तरीके की एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। इसमें विशेष में आपको क्या लिखना है, विशेष में आपको लिखना है कि इसमें वीर रस का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप 3 लाइन में भी लिख सकते हैं और 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 3 लाइन में लिखिएगा कि वीर रस का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ और मुक्तक शैली में लिखा गया है। ठीक है, दूसरी एक प्रकार से यहाँ पर आप देखें, दूसरी कविता आपके पाठ्यक्रम में निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या करें। ऐसे पूछा जाएगा कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं है अरे कंकाल किसके, प्रेड़ा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की बाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, प्राण अंतर में लिए तू पागल जवानी। ये जवानी एक प्रकार से एक कविता है जो कि एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है ये। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी कविता से उद्धृत है।
या कविता चतुर्वेदी जी के काव्य संग्रह हिम किरीटिनी नाम का एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह मतलब जिसमें तमाम प्रकार की काव्य रचनाएं इन्हीं की संकलित हैं हिम किरीटिनी में। उसी हिम किरीटिनी में एक कविता है जवानी, उसी जवानी से ये एक प्रकार से पद्यांश जो है संकलित हुआ है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद में कवि ने युवकों को प्रेरणा यानी मोटिवेशन देते हुए उन्हें वीर पुरुष के लक्षण समझाते हुए बताया कि वीर पुरुष के कौन कौन से लक्षण होते हैं। यहाँ पर बताते हैं, कौन बताता है वीर पुरुष के लक्षण भैया? बताते हैं ये एक प्रकार से माखन चतुर्वेदी जी। क्या बताते हैं? बताते हैं कि लाल चेहरा है नहीं, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? यानी कि हे युवकों, यदि तुम्हारे खून में लाली नहीं है अथवा तुम्हारा चेहरा ओज गुड़ से लाल नहीं है, अर्थात देश के गौरव की रक्षा के लिए यदि तुम में बलिदान होने का उत्साह नहीं है, तो तुम्हें भारत माता का लाल नहीं कहा जा सकता। यानी आप लाल तभी भारत माता के लाल कहलाओगे जब आपका खून लालिमा से रक्त होगा और देश के प्रति मर मिटने की भावना आपके अंदर होगी। ठीक है, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके? कहते हैं आगे कि तुम्हारे रक्त में यदि लालिमा नहीं है, अर्थात तुम्हारी उष्णता रूपी जोश जो है अगर तुम में नहीं है, तो तुम्हारा अस्थि पंजर देश के किस काम का आएगा? यानी कंकाल किस काम आएगा? प्रेड़ा सोई की आटा दाल किसके? सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? यानी यदि देश पर बलिदान होने की तुम्हारी प्रेरणा सो गई है, तो तुम्हारे शरीर शत्रु के लिए आटा दाल के रूप में भोज पदार्थ मात्र बन करके रह जाएंगे। तुम्हारे सिर की शोभा धार्मिक क्रिया कांडों के छाप तिलक लगाने से या माला धारण करने से नहीं बढ़ेगी, वरन देश पर बलिदान होने से बढ़ेगी, यानी देश के लिए मर मिटने पर बढ़ेगी। आगे का तात्पर्य यह है कि इन धार्मिक प्रतीकों का तब तक कोई मूल्य नहीं रहेगा जब तक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का भाव हृदय में नहीं पैदा हो जाता। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर कवि कहता है कि कवि पुनः कहता है कि जिस कविता से युवकों में उत्साह न जगाया जा सके, यानी वेद की बाणी की हो आकाश बाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। यानी कहते हैं कवि कि युवकों में उत्साह न जगाया जा सके, वह कवित भी निरर्थक है, यानी वो कविता निरर्थक है जो कि एक प्रकार से लोगों के मन में उत्साह न जगा पाए। भले ही वह पवित्र वेदों से उद्धृत हो कविता, यानी वेद ही क्यों ना हो या वेदों से निकली हुई कविता क्यों ना हो, देवताओं के मुख से ही निकली आकाशवाणी क्यों ना हो, अगर वो जोश नहीं पैदा कर पाती है लोगों के जीवन में, तो कविता किसी काम की नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी व्याख्या देखी। व्याख्या में कुछ है नहीं, बहुत अस्पष्ट शब्द में लिखी है। काव्यगत सौंदर्य या विशेष में कुछ चीज़ें आप लिख देंगे, जैसे इन पंक्तियों में स्वाभिमान तथा बलिदान का महत्व समझाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर त्याग की भावना को ही प्रेम की शोभा बताया गया, यानी कि देश प्रेम के बारे में कहा गया कि देश प्रेम ही एक प्रकार से त्याग की भावना होती है। त्याग की भावना को प्रेम की शोभा बताया गया है। प्रेम की शोभा क्या है? त्याग की भावना देश के प्रति। इसके अलावा भाषा, इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शैली प्रवाहमयी है और रोजपूर्ण शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ लगातार आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलें, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि निराला की रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है, प्रमाणित कीजिए। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर बात की जाए तो छायावाद के उन नायकों में से एक तो हैं ही। इसके अलावा ये एक प्रकार से बहुत ही विद्वान कवियों के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने एक प्रकार से गद्य में भी रचनाएं लिखी हैं, ऐसा नहीं केवल कविता लिखी है। और इनकी सबसे जो एक प्रकार से जो शोक गीत रचना रही है हिंदी में, वो एक प्रकार से लंबी कविताओं का श्रृंखला इन्होंने शुरू करी। ठीक है, छंद मुक्त रचनाएँ लिखना शुरू करा इन्होंने। ठीक है, इसीलिए माखनलाल मतलब कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनसे थोड़ा बहुत खफा भी रहा करते थे। किससे? इनसे। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। निराला ऐसे कवि कलाकार हैं जिनका जीवन किसी वाद की सीमा में आबद्ध नहीं था, यानी किसी विचारधारा में बंद करके इन्होंने काम नहीं किया। कोई भी विचारधारा हो उसमें बंद करके ये नहीं रहते हैं। एक प्रकार से विचारधारा से इतर आगे बढ़ करके काम करने वाले हैं ये। ठीक है, यानी कोई विचारधारा इनको अपने आप में समेटने में सक्षम नहीं थी। तो ये हैं भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर बात करें तो निराला जी जो हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो निराला जी जो हैं ये कबीर की तरह क्रांतिकारी और फक्कड़ कवि हैं। जो मन में आता है बोलते, किसी से डरते नहीं हैं, चाहे उनकी कविता प्रकाशित हो चाहे ना हो। इसीलिए इनकी बहुत सारी कविताएं सरस्वती पात्रिका से प्रकाशित ना हो पाई। सरस्वती उस समय की एक ऐसी पात्रिका थी जिससे कविताएं प्रकाशित हो जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। जैसे आजकल टी सीरीज़ से गाने प्रकाशित हो जाएं, वेब सिनेमा से एक प्रकार से, या वेब सीरीज़ से मतलब कि जो है वेब सिनेमा से भोजपुरी के गाने प्रकाशित जैसे होते हैं आजकल, जो है यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, ऐसे जैसे टी सीरीज़
के चैनल से कोई हिंदी गाना लॉन्च हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ ले उस समय टी सीरीज जैसे था, जो सरस्वती पात्रिका थी, सरस्वती पात्रिका का टैग लग गया तो समझो कविता बड़ी उच्च क्वालिटी की है। चूँकि वहाँ सबसे बड़े विद्वान उसके संपादक थे, उनका नाम था पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्हीं के नाम पर एक पूरा का पूरा युग बना, द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में। 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 का जो समय काल है हिंदी साहित्य में, वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है हिंदी काव्य में, ठीक है। तो वो एक प्रकार से इसीलिए बना, ठीक है। तो देखें, कबीर की तरह क्रांतिकारी और फक्कड़ कवि हैं। दोनों रचनाकारों में यदि कोई अंतर है तो यह कि कबीर संत पहले हैं और कवि बाद में हैं, और निराला कवि पहले हैं और संत बाद में हैं। निराला में कवित्व पहले है और संत हृदय बाद में है, लेकिन कबीर में संत तत्व पहले और निराला में वो बाद में है, ठीक है। यानी दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। कबीर और निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार रहे हैं, चौतरफा इन्होंने चीज़ें करी हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की अजस्र सरिता प्रवाहित हुई है। देश के सांस्कृतिक पतन की ओर निराला जी ने अत्यंत ओजपूर्ण भाषा में सांकेतिक किया है। निराला की रचना आप पढ़ें, राम की शक्ति पूजा, बड़ी ही ज़बरदस्त रचना है, ठीक है। उनका मानना था निराला जी का कि देश के भाग्यावकाश या भाग्य आकाश को विदेशी सत्ता के राहु ने अपना ग्रास बना लिया। जिस तरीके से भगवान सूर्य पर राहु जो है एक प्रकार से बार बार अटैक करता है, ठीक इसी प्रकार से एक प्रकार से आज जो है विदेशी सत्ता ने भारत को एक प्रकार से जो है डस रहा है भारत को। अतः उसे उस पाप ग्रह से मुक्त करा करके उसकी खोई हुई अस्मिता को वापस लाना है। किसको? भारत की जो एक प्रकार से प्राचीन अस्मिता है, भारत की जो गौरवपूर्ण इतिहास है, गौरवमयी एक प्रकार से जो संस्कृति रही, उसको वापस लाना है। इसके लिए अपेक्षित त्याग की ज़रूरत है, आज युवाओं को तप करने की ज़रूरत है। बलिदान देने के लिए वे सुसुप्त भारतीय जनमानस को बार बार प्रबोधित करते हैं। देश प्रेम और राष्ट्रीय उद्बोधन की उनकी अपनी शैली है, जो उनके आरंभिक काव्य जीवन से ही मुखरित होने लगी है। आप निराला की रचना देखेंगे, इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर एक कविता है कि वह इलाहाबाद के पथ पर, मतलब कि इलाहाबाद के पथ पर एक लड़की है, वो एक प्रकार से इलाहाबाद के पथ पर बैठी हुई है, मतलब इलाहाबाद के रास्ते में जा रहे होते हैं ये, और उस दौरान सड़क में पत्थर या पत्थर की खुदाई हो रही होती, तो वो एक प्रकार से वो मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह एक प्रकार से करती बार बार प्रहार। मतलब इलाहाबाद के पथ पर एक कविता है, उसमें थोड़ा मुझे बोल नहीं याद आ रही है, मतलब वो पत्थर को हथौड़े से बार बार तोड़ रही है, धूप निकली हुई है, छाँव भी नहीं है, ठीक है। मतलब बड़ी दयनीय स्थिति है और वो लड़की एक प्रकार से है और वो इस तरीके से मेहनत कर रही है। तो निराला के अंदर के एक प्रकार से कोई एक विचारधारा नहीं, बल्कि विचारों का एक पुंज रहा। डॉक्टर दूधनाथ सिंह, जो कि बड़े इतिहासकार या बड़े जानकार माने जाते हैं, आलोचक भी हैं, इन्होंने अपने शब्दों में निराला जी के बारे में कहा कि निराला जी की वाणी की ओजस्विता, मार्मिकता और प्रतिभा निखार भारतीय जीवन की सच्चाई में गहरे पैठ कर चुका है, गहरे पैठ कर हुआ है। उन्होंने अपने निजी जीवन और रचनात्मक व्यक्तित्व के बीच कभी कोई द्वैत नहीं रखा। उनकी कविता और रचना में आई हुई वैचारिक दृष्टि शुद्ध है, पवित्र है और उच्छल है, यानी कि इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। जो कहते हैं वो ठीक ठाक कहते हैं। कहीं भी जो है, कहीं भी किसी भी तरह का जो है एडल्ट्रेशन उनमें आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। उनका राजनीतिक और राष्ट्रीय दर्शन ही उनका व्यक्तित्व दर्शन है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दूधनाथ सिंह के शब्दों में कोटेशन निराला के प्रति बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, ये भी एक प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भाई प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद जी का पूरा नाम है। जयशंकर प्रसाद ऐसे विद्वान हैं जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं, और जयशंकर प्रसाद ना केवल काव्य लिखे हैं बल्कि इन्होंने एक प्रकार से गद्य लेखन भी खूब किया है। ऐतिहासिक नाटकों के सिरताज कहे जाते हैं। इन्होंने नाटकों का सृजन किया, उपन्यास लिखे, कहानियाँ भी लिखी, ठीक है, और भी एक प्रकार से चीज़ों को लिखा, निबंध भी लिखे। और ये एक प्रकार से बेसिकली राष्ट्रीय का भावना से रिलेटेड इन्होंने एक रचना लिखी, या ऐसे माने कि एक द्वितीय रामचरितमानस लिखने का काम किया, मतलब कामायनी महाकाव्य लिखा, जो कि बड़ा फेमस महाकाव्य रहा है। जिस तरीके से उपलब्धि मिली रामचरितमानस को भक्ति काल में, वही स्थान छायावाद में रखती है कामायनी। लेकिन कामायनी, अब कहाँ रामचरितमानस बहुत बड़ी चीज़ है और कामायनी उससे थोड़ा, लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कामायनी भी अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त रचना है। तो प्रसाद जी सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे। प्रसाद जी की अगर बात की तो उनका पूरा नाम था जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना का स्वर मुखरित हुआ है, क्योंकि जिस दौरान ये लिख रहे थे उस दौरान भारतीय
भारत उपनिवेशिक चंगुल में जकड़ा हुआ था। भारत पर इंग्लैंड का कब्जा था, अंग्रेजी शासन था। उनकी कृतियाँ देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रही हैं। उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति अतुल अनुराग है। प्रसाद में यानी जयशंकर प्रसाद में देश प्रेम और जातीय गौरव के प्रति आस्थाएं कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। अपने इन्होंने भारत देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने की उनकी भावना का एक उदाहरण दर्शनीय है यहाँ पर। इन्होंने लिखा था कि जिए तो सदा उसी के लिए, या जिए तो सदा देश के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, या स्वाधीन रहे ये भारतवर्ष। ऐसे कुछ बोल हैं क्या कि जिए तो सदा देश के लिए, यह अभिमान रहे ये हर्ष, न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व, स्वाधीन रहे ये भारतवर्ष या हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये एक प्रकार से रचनाएं या ये पंक्तियां हैं, ये एक प्रकार जयशंकर प्रसाद की ही पंक्तियां हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये पंक्तियां बेसिकली इस बात की द्योतक हैं कि राष्ट्रीय काव्यधारा में जयशंकर प्रसाद का स्थान कितना ऊंचा है। जयशंकर प्रसाद ना केवल हिंदी के एक प्रकार से प्रकृति वर्णन के लिए या एक प्रकार से प्रेम से रिलेटेड रचनाओं को लिखने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये एक प्रकार से प्रकृति वर्णन और सभी के साथ ही साथ रहस्यवाद और कहीं न कहीं पे देश प्रेम की रचनाओं के लिए भी एक प्रकार से इनका नाम अग्रगण्य माना जाता है। तो ये रहे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक, एक है नाटक, उसमें है, नाटकों में इनके कई सारे गीत हैं, जिनमें एक नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में कवि ने अलका एक पात्रा है उसके द्वारा गाए गए प्रयाण गीत में, ठीक है, देश की स्वतंत्रता की बलवेदी पर उत्सर्ग होने वाले वीरों का आवाहन किया है। क्या कहा कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस तरीके से लिखा कविता, बड़ी फेमस कविता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये कविता आप पढ़िएगा, बड़ी ज़बरदस्त कविता है। ठीक है, निराला जी के बाद में अगर आप देखेंगे तो प्रसाद जी जो रहे हैं, उन्होंने एक प्रकार छायावाद को बहुत योगदान दिया। छायावाद के एक प्रकार से प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? ये है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुष्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्त रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, आराति सैन्य सिंधु में सुआग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। ये एक प्रकार से इनकी कविता है। ठीक है, 8 लाइनों की कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है प्रयाण गीत से, जो कि नाटक है, नाटक में संकलित है प्रयाण गीत। चंद्रगुप्त मौर्य का नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त एक पात्र हैं जो कि गुप्त वंश के एक प्रकार से गुप्त वंश के राजा हैं। और इसमें अलका एक प्रकार से एक जो है इसमें क्या है, अलका क्या है? अलका एक प्रकार से एक नायिका है या एक प्रकार से एक एक्टर के रूप में आती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, उनकी याद करें किसकी कविता है? भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। उनकी याद करें किसकी कविता है भैया? उनकी याद करें हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में अगर बात की जाए तो बड़े विद्वान आदमी रहे, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कौन सी? उनकी याद करें। और कविता इसकी जो है 2024 में जो पेपर में प्रश्न आया था कि बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र की दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। ठीक है, ये 4 लाइनों की पंक्तियाँ आई थीं व्याख्या करने के लिए। तो ये कविता बड़ी फेमस है, उनकी याद करें। पूरी कविता कुछ ऐसे है कि जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें काला पानी को, अंग्रेज़ों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को, याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते यासन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को, अन्यायी से लड़े दया कमत फरियाद करें, उनकी याद करें। इस तरीके से कविता बड़ी फेमस कविता है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता। ठीक है, ध्यान रखें, प्रस्तुत कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, जिसका भावार्थ निम्नलिखित है। भावार्थ इसका ये कि प्रस्तुत कविता में कवि भारतीय स्वतंत्रता की बलिदेवी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञ है, उनके प्रति आभार एक प्रकार से महसूस करता है।
जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया, उनके प्रति कवि कृतज्ञ है। अंग्रेजी सरकार की रूह कपा देने वाली जो प्रताड़नाएं थीं उनको सह करके भी अपने निश्चय पर अडिग रहे उन वीरों को प्रणाम करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और वीर सावरकर जैसे एक प्रकार से महान क्रांतिकारी जिन्होंने एक प्रकार से जो है देश के लिए काला पानी तक की सज़ा काटी, फांसी पर चढ़ गए, ठीक है, उनको एक प्रकार से याद करें। उन बलिदानियों को, उनकी आत्मोत्सर्ग को याद करते हुए कभी भारतवासियों को अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। कभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, उसका प्रहरी बनने के लिए भारतवासियों का आह्वान करता है कि लोकतंत्र दे रहा दुहाई, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी है, लोकतंत्र को बचाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और एक प्रकार से इस तरीके से आप आएँ आगे, और जिस तरीके से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने एक प्रकार से देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो उनको हम याद करें। ये हमारा परम कर्तव्य है कि उन जैसे विद्वानों को, उन जैसे जो है एक प्रकार से क्रांतिकारियों को हम कैसे भूल जाएं, जिन्होंने हमारे लिए एक प्रकार से फांसी तक झूल गए और हमसे एक चीज़ भी नहीं लिए। ठीक है, अगला एक प्रकार से कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भाई, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कविता का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। तो ये कविता भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। कदम मिलाकर चलना होगा, कविता के बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ों में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घेड़ा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलध, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांग ले, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन के सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता और उनकी याद करिए। ये कविता, दोनों कविता बड़ी फेमस कविता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी कविता का भावार्थ आपको लिखना है। इसका भावार्थ क्या है? देखिए, प्रस्तुत कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। यह एक प्रेरणादायक कविता है, यानी मोटिवेटर कविता है, मोटिवेशन देती है भारतीयों को। इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो मनुष्य जीवन के मार्ग में जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, जो तमाम प्रकार की बाधाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं, तो जीवन में आने वाले जितने भी एक प्रकार से बाधाएं हैं, जो प्रतिस्पर्धा हैं, उन सभी को, मतलब जीवन में जो आने वाली विभिन्न बाधाएं, प्रतिस्पर्धा करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है, ताकि एक प्रकार से जो है लोग अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर के निराश ना हो, समस्या का डट करके सामना करने में सक्षम हो पाएँ। इस कविता में सामूहिक विकास व उत्कर्ष की प्रेरणा है। सभी के विकास की बात करी गई, सभी का उत्कर्ष हो, सभी आगे बढ़ें। कदम मिलाकर चलना होगा, एक एकता का परिचायक कविता है। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कहा गया है कि भाई अगर आप एक उंगली किसी को दोगे तो एक उंगली आपका कोई तोड़ देगा, लेकिन आप अगर मुट्ठा बांध लोगे तो आपका कोई उंगली नहीं तोड़ पाएगा, और उसको आप मार दोगे। इसे एक उंगली से आप मारोगे तो उतना चोट नहीं लगेगी, लेकिन मुक्के से मारोगे तो एक प्रकार से बहुत चोट लगेगी। यानी कहने का मतलब ये है, मैं नहीं कहता किसी को आप जाकर के मार दो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई एकता में बल है। तो इस कविता के माध्यम से मनुष्य के हृदय में उत्साह तथा साहस की भावना को जगाने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम से कदम मिलाते हुए जीवन पथ में आगे की ओर बढ़ना होगा, ऐसा इस कविता में बताया गया है। यानी इस कविता का भावार्थ यही है कि आपको जीवन के मार्ग में एकता के सूत्रपात में बंधना होगा, और हर जाति, नस्ल, तमाम प्रकार के भेदभाव को मिटा करके हर एक प्रकार से लोगों के साथ मिल करके आगे बढ़ना होगा। इसी में मनुष्य की प्रगति का रहस्य छिपा हुआ है। मनुष्य प्रोग्रेस तभी कर पाएगा जब एक प्रकार से वो एकता के सूत्रपात में रहेगा, लोगों से मिलजुल करके रहेगा तब। ठीक है, कवि ने जीवन पथ पर चलने के लिए सभी प्रकार की विपत्तियों में भी हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है।
मैं भी एक बात कहता हूँ कि दुख में कभी ज़्यादा दुखी ना होइएगा, सुख में ज़्यादा कभी सुखी मत होइएगा। क्योंकि जैसे सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो ना तो उनको उदय होने की खुशी होती है और ना ही उनको अस्त होने का गम होता है। क्योंकि वो जब उदय होते हैं तब भी लाल होते हैं और अस्त होते तब भी लाल होते हैं। इसीलिए कहा गया कि उद्यत सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, यानी वो एक प्रकार से दोनों सिचुएशन में एक समान रहते हैं। इसीलिए दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। दोनों एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, यानी सामान्य जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो विपत्तियों में भी हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। कभी कहते हैं कि अगर बाधाएं आती हैं तो आएँ, भले ही चारों ओर विपत्तियों की घटाएं छा जाएं, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें हारना नहीं है, हमें उन विपत्तियों का सामना करना है। और जब हम अडिग खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता उन विपत्तियों के समाधान के रूप में आएगा। जीवन विभिन्न घटनाओं का संसार है। उन सभी कष्टों व पीड़ाओं से पार पाकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जीवन आपका तभी सफल होगा जब आप उन विपत्तियों का सामना डट करके करेंगे। अगर आपको जैसे गर्मी लगी और आपको गर्मी अपने शरीर में सहा नहीं, आप एसी में जा कर के बैठ गए या पंखा चला लिए, तो आप एक प्रकार से जीवन में कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी कभी आप गर्मी को सहें, ठंडी को देखें कि क्या है ठंडी, प्रकृति की चीज़ें हैं। वो शरीर, अब शरीर को चूँकि आपने ढाल लिया एसी में रहते रहते, तो बाहर निकलेंगे तो भाई शरीर बर्न तो होगा ही, जलेगी शरीर आपकी। इसलिए एक प्रकार से आपको कभी भी कष्ट जो मिले, पीड़ा मिले, तो आप समझें कि कष्ट और पीड़ा में जिस तरीके से सोना तपने पर जलता है, उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में जब कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो मनुष्य और ही ज्वलंत हो जाता है और ही दबदबा करके आगे दैवी पवन नक्षत्र के रूप में समाज के सामने आता है। सर्वस्व त्याग और बलिदान के कारण ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अर्थात अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 रुपये है तो आप 20 रुपये जा करके एक प्रकार से राजकोष में जमा करवा दें, ऐसा नहीं है। आप जिस लिए है या जिसके मतलब जितना आपके पास है उस हिसाब से आप करें। अनेक प्रकार की विपत्तियों में गुजर कर अपने जीवन की आहुति देकर के भी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए और दृढ़ रखना चाहिए अपने आप को। अपने दृढ़ संकल्प पक्की इरादा को एक प्रकार से डट करके सामना करना, मतलब दृढ़ संकल्प पक्की इरादा होनी चाहिए और अपने संकल्प को पूरा करना चाहिए। मनुष्य का जीवन अगर मिला है तो आपको एक प्रकार से इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य के जीवन में अगर आपने सत्कर्म नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा। को करिकुलर परीक्षाओं को लेकर के तैयारी करना है अगर आप, तो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर एक वीडियो डाल दी गई है। तो को करिकुलर परीक्षाओं में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की वीडियो मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा को करिकुलर की कई सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में शुक्ला डिपार्टमेंट पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी अब की बार को करिकुलर की जो परीक्षाओं की तैयारी होगी को करिकुलर मास्टर नाम के चैनल पर होगी, तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। ठीक है, तो उस पर ये वीडियो आपको मिल गई है। को करिकुलर परीक्षाओं में पेपर कैसा आएगा, अब की बार कितने नंबर लाना अनिवार्य होगा को करिकुलर की परीक्षाओं में, और तैयारी कैसे करनी है आपको, कितने प्रश्न आपके आएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।